नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी। हम बात कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्थाओं को लेकर। काफ़ी डिटेल में हमने बात की है, काफ़ी अच्छे से हमने अब तक समझा है। लगभग 4 क्लासें हो चुकी है पंचायती राज व्यवस्थाओं को लेकर, और अभी हमारी जो है चल रही कमेटियाँ चल रही है कि कौन सी कमेटी के बाद कौन सी कमेटी बनाई गई, क्या कमियाँ रह गई थी पिछली कमेटी में, उसके बाद एक नई कमेटी बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। कई बार ये हुआ कि सरकारें बदल गई तो वो कमेटी अपने आप ही खत्म हो गई। उसके बाद नई सरकार ने नई कमेटी बनाई, लेकिन नई कमेटी जैसे ही बनाई सरकार ही बदल गई तो वापस वो कमेटी ठंडे बस्ते में चली जाती है, फिर नई कमेटी बनती है। तो निरंतर कमेटियां बनती गई, समितियां बनती गई, और निरंतर उन समितियों में से कुछ चीजें निकाली गई, और बाद में जो 73वां संविधान संशोधन किया गया, उस संवैधानिक संशोधन के अंदर इन कमेटियों की सिफारिशों को सबको मिला के शानदार सिफारिशें तैयार कर ली गई और उसको फिर लागू कर दिया गया, और वही हमारी पंचायती राज व्यवस्था बन गई। हम ये देख रहे हैं कि जो बलवंत मेहता कमेटी थी और अशोक मेहता कमेटी थी, इन दोनों कमेटियों में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिफारिशें इन्होंने दी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनमें आलोचना भी करने लायक की कमेटियां बन गई थी। देखो कैसे होया था, उसको समझना आप। पहली बात हमने कहा कि बलवंत मेहता कमेटी ने गाँव के अंदर पावर देने की बात कही। ठीक है, पावर तो गाँव के अंदर दे दी उन्होंने। हमने ये भी कहा कि असली जो सरकार चलेगी वो गाँव से चलेगी। आप कितना भी बेहतर काम कर लीजिए, आलोचना होगी। आलोचनाओं को कोई नहीं रोक सकता है, और जब आलोचनाएं होंगी तब एक नया प्रावधान निकल के आएगा या एक नई सिफारिश निकल के आएगी कि उस आलोचना क्यों हो रही है। कुछ अच्छी चीजें बताई जा रही है, इसीलिए तो उसकी आलोचना की जा रही है। तो एक समय ये था कि गाँव के अंदर चुनाव ही नहीं हो रहे थे। एक समय ये था कि गाँवों के अंदर सिर्फ विधायक का पावर था, उसके अलावा नीचे कोई भी इस तरह की सरकारें नहीं हुआ करती थी। वो दौर था। उस दौर के अंदर बलवंत मेहता समिति के द्वारा सिफारिशें की गई कि गाँव में चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, गाँव में पावर होना चाहिए, लोगों का विकास तभी हो पाएगा। ठीक है, बाकी तो सरकारी अफसर जो है वो दखल देते रहेंगे और अपने हाथ में सारी पावर रखेंगे। तो अगर सरकारी हाथों में पावर है, ठीक है, सरकारी अफसरों के हाथों में पावर है, तो मान के चलिए कि वो पावर किसके हाथ में है, वो राजधानी के हाथ में पावर है। मतलब कि अगर राजस्थान की अगर कोई सरकार है तो उसके हाथ में पूरी पावर होगी। इस चीज को समझना अच्छे से। तो असली सरकार की तो हमने, बलवंत मेहता ने कहा कि असली सरकार जो है वो कहाँ से चलनी चाहिए, वो गांव से चलनी चाहिए। गांव से ही असली सरकार चलनी चाहिए, और उन्होंने जो प्रावधान किए, उन्होंने जो सिफारिशें दी, उसके माध्यम से गांवों से ही ये सरकार चलने लग गई थी। अब आप सोचिए, गांव से सरकार भी चल गई, काफी शानदार कमेटी भी बनाई दी गई। अब आप वहां पे जाइए, 1957 में जाइए। 1957 से पहले गाँव के अंदर कोई चुनाव का प्रावधान नहीं। 1957 से पहले गाँव में क्या हो रहा है, सब कुछ सरकारी अफसरों के हाथों में है या फिर विधायकों के हाथों में है। गाँव में कितने पैसे पहुंचाने हैं किसके हाथों में, राज्य सरकारों के हाथों में है। गाँव में किस गाँव को ज़्यादा विकास करना है, किसका नहीं करना है, ये राजनीति पूरी किसके हाथ में है, ये राज्य के हाथ में है। बलवंत मेहता ने यही कहा है। बलवंत मेहता ने कहा है कि अगर राज्य के हाथ में ही पावर रहेगी तो उन गाँव का तो विकास ही नहीं होगा जिन गाँव से आपको वोट ही नहीं मिलेंगे, या उन गाँव का विकास ही नहीं होगा जहाँ पे विधायक ठीक नहीं है। एक गांव है, एक विधायक बनता है, कितने सारे गांव अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसी को आधार मानते हुए उन्होंने कहा कि कार्यक्रम चलाने से कुछ नहीं होगा, कार्यक्रम नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे। कार्यक्रम पहुंचने के लिए जो फंड की व्यवस्था तो राज्य करेगा। अब किसी गांव में विकास करना है, पैसे कौन देगा, राज्य देगा पैसे। तो अब राज्य क्यों पहुंचाएगा वहां पे पैसे जहां पे उनको वोट नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए बलवंत मेहता ने कहा कि असली सरकार जो होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, गाँव की होनी चाहिए। और गाँव की असली सरकार की बात उन्होंने की और कमेटी बनाई और सिफारिशें पेश कर दी। उसके बाद आगे समझो इस चीज को। गाँव में बना तो दी, लेकिन बलवंत मेहता की जो सिफारिशें थी वो क्या सिफारिशें थी, उन्होंने कहा कि चुनाव होने चाहिए। तो मान ली गई बात को, ऐसा नहीं कि नहीं माना गया, मान ली गई, चुनाव करवाए गए। ठीक है, उन्होंने कहा कि गाँव के लिए फंड की व्यवस्था होनी चाहिए, फंड की व्यवस्था भी की गई। उन्होंने कहा कि सरकारी अफसरों का जो दखल है वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो कम भी किया गया और चुनी हुई सरकार बना दी गई। ये तीनों चीजें बलवंत मेहता ने काफी शानदार तरीके से बात कही और लागू किया। अब आपको भी लगेगा और सबको, उस दौर में जो लोग थे सबको लगेगा कि अब तो गांव का विकास हो जाएगा, क्योंकि गांव में सरकारी अफसर का दखल की बजाय चुनी हुई सरकार काम करेगी। अब कौन सी सरकार काम करेगी, चुनी हुई सरकार काम करेगी। देखो ध्यान से, जो सरकारी अफसरों का काम था, पहले ये सरकार नहीं हुआ करती थी,
पहले क्या था, ये कम लिखा है सरकारी अफसर है, ठीक है, सरकारी अफसरों का काम हुआ करता था। लेकिन अब क्या है कि गांव के अंदर सरकार को चुन ली गई है, ठीक है। अब देखो, चुनाव की बात तो की, लेकिन उन्होंने क्या बात नहीं की, उन्होंने नियमित चुनाव की बात नहीं की, होंगे या नहीं होंगे। और अभी तक कोई संविधान प्रावधान नहीं बना है, संविधान में कोई लिखा गया नहीं है कि इस वक्त तक यहाँ पे नियमित चुनाव होने चाहिए। उसके बाद फंड की व्यवस्था है कि फंड की व्यवस्था कहाँ पे की, तो हमने आपको बताया था कि वित्तीय संसाधनों के माध्यम से गाँव में व्यवस्था की जाएगी, ठीक है, के माध्यम से। अब आप इसको समझो, वित्तीय संसाधनों के माध्यम से, तो वित्तीय संसाधन कौन देगा, राज्य देगा। किसके हाथ में पावर है ये बताओ, पावर किसके हाथ में रखी गई, राज्य के। वित्तीय संसाधन राज्य दे रहा है, और राज्य तो उन्हीं को देगा जिनके पास उनको वोट मिले हैं, बाकी क्यों देगा। नियमित चुनाव प्रावधान ही नहीं किया गया कि नियमित चुनाव होंगे नहीं होंगे। राज्य ने वहां पे चुनाव ही नहीं कराए जहां पे उनकी सरकार बनी हुई थी, और वहां पे चुनाव करा दिए जहां पे सरकार उनकी नहीं थी। मतलब कि गांव के अंदर जो लोग उनकी पार्टी के नहीं थे, वहां पे चुनाव करा दिए गए, और जहां पे उनकी पार्टी के लोग थे, 15 साल निकल गए, चुनाव ही नहीं हो रहे, वो चुनाव ही नहीं हो रहे। और जहां पे, और ऐसा भी था जहां पे चुनाव नहीं हो रहे थे, वहां पे सरकारी अफसरों का दखल बढ़ गया, और जब दखल बढ़ा, किसका बढ़ा, राज्य के ही तो ये सरकारी अफसर किसके है, अधीन तो उसी संस्थाओं के अधीन ही आएंगे ना, संस्थाएं तो राज्य के अधीन ही आएगी, तो उनके साथ है, ठीक है। फंड की व्यवस्था और नियमित चुनाव। अब हमने फंड की बात की, ठीक है, तो फंड कहाँ से मिलेगा, वो नहीं में पहुंचेगा, तो गाँवों का विकास ही रुक गया यहाँ। ये कमियां निकाली गई थी, और ये कमियां किसने निकाली थी, असली सरकार के नाम से सरकार चलती थी, कमियां किसने निकाली थी, ये निकाली थी अशोक मेहता समिति ने। तो अशोक मेहता समिति की बात हमने पिछली क्लास में डिटेल में की। यहाँ पे हुआ क्या था कि ये जो संस्था थी, ये लगभग 10 साल ही ठीक से चल पाई, 10 साल ही ठीक से चल पाई, और फिर क्या हुआ, ये संस्था कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि गांवों के अंदर चुनाव होना ही बंद हो गए, सरकार ने फंड देना ही बंद कर दिया, हद से ज्यादा पैसा चुनाव के माध्यम से, चुनाव जब आते तब बांट दिया जा रहा था पैसे। इस ये दौर तो वो था जब वोट भी लूट लिए जाते थे, ठीक है, तो ये चल रहा था। अब अशोक मेहता समिति की सारी सिफारिशों की हमने बात की कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसकी पूरी तरीके से आलोचना की, इन चीजों की सबसे अच्छी आलोचना की, और कहा कि ये कमियां है। अब चुनी हुई सरकार है, नियमित चुनाव का कोई प्रावधान ही नहीं है, और अगर चुनी हुई सरकार है तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इससे तो अच्छा ये है कि आप किसके हाथ में पावर दे दीजिए, जिला परिषद के हाथ में पावर दे दीजिए। ध्यान से समझो इस चीज को। इन्होंने कहा कि जो चुनाव गांव में हो रहे हैं उसको खत्म कीजिए, चुनी हुई सरकार की आवश्यकता नहीं है, जिला परिषद के हाथ में पावर दे दीजिए, और जिला परिषद को ही योजना बनाने का काम भी दे दीजिए, ताकि वो एक मंडल स्तर पर योजना बना सके। कि मंडल स्तर का मतलब है कि 15 से 20 हजार लोगों के लिए वो एक साथ योजना बना देगी। मतलब काफी सारे गांवों को मिलाकर एक मंडल स्तर की बात इन्होंने की। यहाँ पे देखो, प्रत्येक गांव की बात हो रही थी, यहाँ पे मंडल स्तर की, मतलब कि काफी सारे गांवों को मिलाकर एक मंडल बनाया जाएगा। उस मंडल स्तर पर योजना बनाने का काम कौन करेगी, जिला परिषद करेगी। तो फंड की व्यवस्था कौन करेगा, जिला परिषद। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखो, अभी भी पावर किसके हाथ में दे दी गई है, जिला परिषद के। और जिला परिषद में आप सोचिए कौन होगा, डीएम, जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ठीक है। तो पावर किसके हाथ में, राज्य के हाथ में ही तो पावर है अभी तक भी। तो अशोक मेहता समिति के समय भी पावर किसके हाथ में रही है, राज्यों के हाथ में पावर रही है। राज्यों के मतलब कि राजधानी के हाथ में पावर रही है, ताकि गांवों के हाथों में पावर रही। आज की हम जो बात करने जा रहे हैं वो है GV के राव समिति, 1985 में ये बनाई गई, 1985 में ये बनाई गई। अभी हम अच्छे से लिखेंगे, GV के राव समिति 1985 में बनाई गई। ये जो हमने आधार बताया सिर्फ एक कथन के लिए बताया। एक कथन इन्होंने कहा था कि ये जो समितियां बनाई गई और पंचायतों के लिए जो व्यवस्था की गई, गाँवों के लिए जो व्यवस्था की गई, ये बिना जड़ की घास है। बिना जड़ की घास कैसे, पावर राज्य ने अपने ही हाथ में रखी है, और राज्य ने पावर अपने हाथ में रखी है, मतलब कि उस विधायक के हाथ में ही पावर रह गई है, ठीक है। पहली चीज तो ये, पावर नहीं दी गई किसको, गाँवों को। हमने ये कहा कि असली सरकार कौन है, गांव है, लेकिन पावर नहीं दी गई। दूसरा, पैसे की व्यवस्था भी नहीं की गई। पैसे की व्यवस्था भी कौन कर रहा है, वित्तीय संसाधनों के माध्यम से कौन कर रहा है, पैसे की व्यवस्था राज्य कर रहा है, और राज्य वहीं पे फंड पहुंचाएगा जहां पर उनकी सरकार है, या फिर
वहाँ पे वो चाहे तो चुनाव करा सकता है, सब कुछ राज्य के हाथ में हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इन्होंने कहा कि एक चीज़ और उन्होंने कही की थी, जो कर कर दिया जाएगा वो अब राज्य टैक्स लगाना भी शुरू कर दे, ये बात भी उन्होंने कही। तो ये थी जीवीके राव समिति का सिर्फ एक कथन, कहा गया कि ये बिना जड़ की घास है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप अगर इनको लिखना चाहें, अगर समझ में आया हो तो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आज की हमारी जो समिति है उसको लेकर हम बात करते हैं। देखो, समझो इस चीज को, इन समितियों ने काम अच्छा किया था, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इनकी आलोचना कर दे। आज हम 2025 में हैं, पिछले कितने 75 सालों की बात है, ये 75 सालों के दौरान ये हो रहा था। वो वक्त था जहाँ पे गांव के अंदर चुनाव ही नहीं हो रहे थे, गांव की कोई सुन भी नहीं रहा था। ये वो दौर था, सरकार ने 2 प्रोग्राम चलाए थे, उन प्रोग्राम के माध्यम से गांव का विकास सुनिश्चित कर दिया गया था। वहां पे इन लोगों ने ये काम करके दिखाया। ये चाहते तो ऐसी सिफारिशें ही नहीं देते, तो आज पंचायती राज व्यवस्था लागू ही नहीं हो पाती, या लागू हो पाती तो आप सोच के चलिए कि गाँव के अंदर चुनाव ही नहीं हो रहे होते, कुछ अलग स्थिति होती। लेकिन इन्होंने चुनी हुई सरकार की बात कर दी। चुनी हुई सरकार का शब्द ही यूज करना बहुत बड़ी बात थी, कि गाँव के अंदर सरकार को चुन लिया जाए। तो उन्होंने चुना, तो आज गाँव में चुनाव हो पा रहा है। तो काफी सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे अच्छा सरपंच मिल जाए या अच्छा विधायक मिल जाए, वहाँ पे जो सरपंचों की अच्छे मदद कर दे, ठीक है, तो वहाँ पे गांव का विकास काफी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और ये काफी सारे एग्जाम्पल हमारे सामने निकल के आते हैं। हर रोज न्यूज में किसी ना किसी गांव की बात आती है कि वहाँ पे खेती को काफी शानदार बना दिया गया है, वहाँ पे उच्च क्वालिटी की प्रणालियां लागू कर दी गई है। तो ये सारी चीजें हो रही है, ये सुनिश्चित होना ही बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि चुनी हुई सरकारें वहाँ पे चल रही है। बाकी जो प्रोजेक्ट केंद्र से डायरेक्ट गांव में उतारे गए, वो जो प्रोजेक्ट है वो सफल होने में काफी मुश्किलात होती है, वो नहीं हो पाते हैं सफल। क्योंकि केंद्र का सिर्फ इतना ही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा वहां से पैसे अपने पास ला सके। लेकिन गाँव की सरकार है, गाँव के लिए ही है, तो वो सारा पैसा गाँव में ही रह जाएगा। जैसे कि केंद्र के द्वारा चलाए गए सोलर प्लांट है, वो गाँवों से कम ज्यादा तो वो अपने लिए सोचते हैं कि वो आय हमारे ज्यादा हो, ठीक है, इस तरह की स्थितियां बनती है। अब हम बात करते हैं जीवीके राव समिति। 1985 में ये समिति लाई गई। इन्होंने कहा कि जो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, जो ग्रामीण विकास है और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, इंदिरा गांधी का आप दौर देखिए, उस सरकार के अंदर उन्होंने कहा था कि हम गरीबी को मिटा देंगे, बिल्कुल ही मिटा देंगे। तो ये प्रोग्राम चलाए गए, ऐसे सिर्फ कहा नहीं गया, ये प्रोग्राम चलाए गए, गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ, इस तरह नारे दिए गए। बाद में जैसे सरकार बनती है, प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इन सारे प्रोग्राम को अच्छे ढंग से जमीन पे उतारने के लिए अब ये क्यों नहीं उतर पाए, तो इन्होंने कहा कि जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा, उन संस्थाओं को अच्छा किया जाएगा। तो अच्छा कैसे किया जाएगा? तो जो ये कमेटी बनाई गई, आप देखिए, इसको समीक्षा करनी थी। इसको बस कितनी इतनी समीक्षा करनी थी कि जो प्रोग्राम जो सरकार के द्वारा गाँव में उतारे जा रहे हैं, वो सफल क्यों नहीं हो पा रहे। तो इनको समीक्षा करने के लिए रखा गया, और जब इन्होंने समीक्षा की तो इन्होंने पंचायती राज की बात भी कर डाली। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, समीक्षा किसकी करनी है? प्रशासनिक व्यवस्था की। किसको लेकर करनी है? गरीबी और ग्रामीण विकास। गाँवों के अंदर गरीबी उन्मूलन के जो प्रोग्राम चलाए गए, ग्रामीण विकास के जो प्रोग्राम चलाए गए, उनको लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरह काम कर रही है, उनकी समीक्षा करनी थी। तो हमारा ये महत्वपूर्ण पहला पॉइंट है, इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
सुनो यहाँ पे ध्यान से, लिखने के बाद है 1980 का दौर आया। 1980 के दौर तक ना तो उनके द्वारा बनाई गई जो पंचायत राज अधिनियम है, अधिनियम, ठीक है, ना तो वो ठीक से काम कर रहा है, ना ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठीक से लागू हो पा रही, ना तो फंड की व्यवस्था गाँव के लिए की जा रही थी, ना नियमित चुनाव कराए जा रहे थे। तो ये आलोचनाएं थी किसकी ले, किसको ले, किसने किसने की आलोचना, इन्होंने की। किसको लेकर की? जो कमेटियां पहले बनाई गई थी। एक कमेटी 1977 के बाद ठंडे बस्ते में चली गई, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन जो बलवंत राय मेहता कमेटी, वो तो लागू हुई थी, लेकिन वो भी क्यों असफल हो गई? उसमें भी क्या कमियां रह गई थी? क्यों ढंग से वो लागू नहीं हो पाई थी? उनको लेकर ही आलोचनाओं की शुरुआत की थी किसने? जीवी के राव कप समिति ने। और इन्होंने क्या कहा था? देखो, पहली आलोचना इन्होंने की, इन्होंने कहा कि समिति ने देश भर में दौरा किया, इस समिति ने देश भर में दौरा किया और पाया कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं केवल कागजों पे मौजूद थी। केवल किस पे? कागजों पे मौजूद थी। कह दिया गया कि गांवों की असली सरकार गांवों के द्वारा चल रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है, जो अभी हमने समझा। दूसरी आलोचना इन्होंने की कि पंचायती राज संस्थाएं बिना जड़ की घास हो गई है। क्यों हो गई है? उसकी बात भी काफी डिटेल में हमने की कि पंचायती व्यवस्थाएं सिर्फ बिना जड़ की घास हो गई, ना तो उनके पास पावर है, ना उनके पास फंड है, और कहा जा रहा है कि वो असली सरकार है, वो असली सरकार है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जिला को पावर हाउस बनाना पड़ेगा। सारी पावर जो है जिला जिला के अधीन ही रहनी चाहिए, ठीक है। जो राजधानी से जो सरकार चल रही है गाँव के लिए, वो नहीं चलनी चाहिए, बल्कि जिला जो है, जिला स्तर पे जो है वहां से सरकार चलनी चाहिए। योजना बनाने का काम राज्य स्तर से हटाकर स्थानीय स्तर पर लाना होगा और इसमें जिला स्तर को मुख्य भूमिका देनी होगी, ठीक है। लिख सकते हो आप लाइन ये कि योजना बनाने का काम राज्य स्तर से हटाकर जिला स्तर पर लाना होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इसमें जिला स्तर को भूमिका देनी होगी, ठीक है। काम जिला स्तर पर लाना होगा तो भूमिका अपने आप ही किसमें आ जाएगी? जिला स्तर पर आ जाएगी। जिला परिषद विकास की योजनाएं बनाए तथा लागू करें, ठीक है। जिला परिषद विकास की योजनाएं बनाए विकास की योजनाएं बनाए तथा लागू करें। कौन करेगा ये जिला परिषद का काम है। ये जिला स्तर पर आएगी तो जिला परिषद के हाथ में जा जाएगी। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि डीडीसी एक जिला आयुक्त पद का मतलब कि एक कमिश्नर नियुक्त होना चाहिए। देखो, जिला विकास आयुक्त एक कमिश्नर नियुक्त होना चाहिए, एक पद सृजित करने की बात की है कुल मिला के पद को, डीडीसी, ठीक है। विकास डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है। लिख सकते हो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। कमिश्नर, ठीक है। जिला विकास आयुक्त एक पद सृजित किया जाए। क्यों? ताकि ये चीजें जो है वो उन पर नजर रख सके। जो संस्थाएं हैं वो काम नहीं कर रही, जो प्रशासनिक इकाइयां वो नहीं हो रही, उसके एक ये पद लाया जाए, रखा जाए। किसने सिफारिश दी थी? ये लिख सकते हो आपकी पद बनाने की मांग की थी डीडीसी पद। और पहले ये लिखना, ये दोनों पॉइंट, उसके बाद ये लिखना, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, जो ये पद बनाया गया ये बहुत बड़ा पद था अपने आप में। ये एक व्यक्ति था जिसको ये काम दे दिया गया, ठीक है। ये बनाया गया ताकि नजर रखी जा सके, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का काम बेहतर तरीके से लागू किया जा सके इनको लेकर। अब इन्होंने ये बात कही, लेकिन क्यों कहना पड़ा इसको समझो। इन्होंने आज आलोचना की कि नियमित चुनाव होने चाहिए, ठीक है। पावर जो है वो गांव में होनी चाहिए। अब देखो, दोनों पॉइंट होता है, तो नौकरशाही हावी हो रही थी, तो चुनी हुई संस्थाएं कमजोर हो रही थी। इन्होंने कहा कि इसका उलट होना चाहिए, चुनी हुई संस्थाएं पावरफुल होनी चाहिए और जो नौकरशाही है वो
हावी नहीं होनी चाहिए लोगों के ऊपर, ये दोनों। इन्होंने कहा कि लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं, चुनी हुई सरकार आ रही है तो भी लोग जुड़ना पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह की उन्होंने बात की। नियमित चुनाव होने चाहिए। और जो जो ये बात कह रहे थे, आगे एक समिति आएगी, एल एम सिंघवी समिति, जो रिपोर्ट देगी, उसके लिए एक पत्थर का मील का काम किया जा रहा था। यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए आसान हो गई। वो समिति आएगी 1996 के अंदर, लगभग 10 साल बाद ये समिति आएगी। अब इसमें कुछ सिफारिशें और है, उनको सुनना। इसको मिटा रहे हैं। जो एल.एम. सिंघवी समिति आएगी आगे, उन्होंने स्थायी समस्याओं की मांग की थी। इस समस्याओं का स्थायी इलाज किया जाए, लेकिन आधार क्या बनेगा? आधार बनेगा ये जे.बी.की राव समिति, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? बिना जड़ की घास है, ये कह दिया। ये बहुत बड़ी लाइन थी, एक पत्थर की लाइन खींच दी गई बीच में। अब देखो, बिना जड़ की घास का सीधा अर्थ है कि ना तो पावर ना फंड, फिर भी कहा जा रहा है कि गांव से सरकार चल रही है। अब इसको आधार मान लेगी कौन? एल.एम. सिंघवी समिति। हर एक जो समिति बन रही है, पिछली समितियों को देखना पड़ता है, उनकी आलोचना भी करनी पड़ती है, उनसे कुछ चीजें उठानी भी पड़ती है। तो जो जे.वी.की राव समिति जो बनाई गई, इनकी ये एक लाइन एल.एम. सिंघवी समिति के लिए पूरा एक कारपेट बिछा दिया गया, और वो काफी बेहतर तरीके से स्थायी समस्या जो है उनको सरल करने की या सोल्व करने की मांग कर लेगी। अब समझना कि 2-4 पॉइंट और है उनको। राज्यों ने जब पंचायती राज अधिनियम बनाया तो योजना बनाने की असली ताकत राज्यों के हाथों में दे दी, जिसकी बात काफी डिटेल में हमने की। आप लिख सकते हो ये ऐसी कैसी लाइन की, राज्यों ने जब पंचायती राज अधिनियम लागू किया या बनाया तो योजना बनाने की असली पावर थी जो वो किसके हाथों में? राज्यों के हाथों में थी। उसके बाद अगली अगली लाइन है कि पंचायती राज जो संस्थाएं तो बन गई थी, लेकिन केवल राज्य द्वारा बनाई गई योजनाओं को लागू करने वाला एक एजेंडा था ये, ठीक है। अधिकारी बात नहीं मानते थे क्योंकि राज्य सरकार के प्रति जवाबदेही थी। ये काफी महत्वपूर्ण लाइन है, इसको ध्यान रखना। जो अधिकारी है, अधिकारी जो है वो किसके अधीन काम करते हैं? राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर संविधान के अंदर लिख दिए जाए कि जो अधिकारी है, जो जिला स्तर पर जो अधिकारी है, वो किसके? सरपंच के अधीन आएंगे, सरपंच के प्रति जवाबदेही होंगे। चाहे राज्य के प्रति जवाबदेही हो या ना हो, लेकिन वो सरपंच के प्रति जवाबदेही होंगे, वो पार्षदों के प्रति जवाबदेही होंगे। अगर ये बात कह दी जाए, फिर आप सोचिए कि उनको जवाब देना पड़ेगा, और जब जवाब देना पड़ेगा तो वो जो काम है वो सारे काम हो जाएंगे अपना आप ही। लेकिन सरपंच सही होना फिर ठीक रहेगा। तो ये अधिकारी है। जैसे कि अभी राजस्थान की वन रिपोर्ट आई, राजस्थान में वनों की स्थिति कितनी बेकार होती जा रही है, वन की स्थिति बढ़ ही नहीं पा रही। अब यहाँ पे आप सोचिए कि अगर जो वन का काम है वो अभी राज्य सरकार के अधीन है, जो वन नीति बनाने का काम है राज्य सरकार बना रही है। अगर राज्य सरकार ये ऐलान कर दे या संविधान के अंदर प्रावधान कर दे कि जो सरपंच है, जो पार्षद है, जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय जो हाथ है, उनको जवाबदेही प्रति मतलब जवाबदेह बना दे कि आपकी जवाबदेही होगी कि जंगल कम क्यों हो रहे हैं, ये क्यों क्यों कम हो रहे हैं। तो जब वो जवाब देंगे तो वो क्या जवाब देंगे? तो उनको बेहतर काम करेंगे तभी तो वो जवाब दे पाएंगे। आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो तभी कर पाता है जब उन्हें अच्छे काम किए हो, बुरे काम किए हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनती है। तो जवाबदेही किसके प्रति थी? अधिकारियों के प्रति। जवाबदेही किसके प्रति थी? राज्य के प्रति थी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की जवाबदेही सरपंच के प्रति भी अगर होगी, सुनिश्चित किया जाएगा ये, तो विकास बेहतर हो पाएगा। अब एक लाइन और है कि पैसा राज्य देता था, पैसा राज्य देता था तो खर्च कहाँ करना है ये भी कौन बताएगा? राज्य ही बताएगा। जो व्यक्ति पैसा दे रहा है वो पहले ही तय कर चुका है कि उस गांव में पैसे खर्च करने हैं, ठीक है। ये काफी आलोचनात्मक बातें कही गई थी उनके द्वारा। ये जो रिपोर्ट थी, ये जो बातें थी, ये सारी जे.वी.की राव समिति के द्वारा कही गई, और इन्होंने एल.एम. सिंघवी समिति के लिए कारपेट बिछा दिया। उन्होंने काफी बेहतर और स्थायी समाधान की मांग के लिए अब जो कमेटी बनेगी वो बनेगी। अब 2 या 3 कमेटियां और बनेगी, उसके बाद संवैधानिक संशोधन होगा इस देश में पंचायती राज व्यवस्थाओं को लेकर। आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताना। अगर कोई जानकारी छूट रही हो और आपको लगे कि जानकारी छूट गई है तो हमें वो भी बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।